कुछ ऐसे इजी स्टेप्स जिससे जो है लोग अपनी कुंडली को बैठे बैठे देख सके। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अगर वो वहीं से बैठे बैठे अगर अपनी कुंडली को चेक करना चाहे कि विवाह अगर उनका अच्छा जाना चाहिए तो उसके लिए उनके क्या जरूरी है कुंडली में चेक करना। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, सबसे पहले उनको अपनी कुंडली एक बार ढंग से रीड करवानी चाहिए कि कहीं तलाक का योग तो नहीं है, क्योंकि तलाक के योग के सिम्टम्स आपको पहले से दिख जाएंगे। आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गुण मिलान के लिए जाएं, उन्होंने कह दिया कि आपके 25 गुण मिलते हैं, शादी कर लो, ऐसा नहीं करना। आपको उनसे कुछ और चीज़ें भी पूछनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, आपस में झगड़े चल रहे हैं, उसके लिए हम कोई एक उपाय जानना चाहें तो क्या होगा? 100% देखना, कुछ दिनों के बाद में उनके घर का माहौल एकदम चेंज मिलेगा। जिन लड़कियों की शादी लेट हो रही है, सबसे पहले तो, और जो लड़कों की शादी लेट होती है उनको क्या उपाय करना चाहिए? मांगलिक की नॉन मांगलिक से अगर शादी हो जाती है तो उस टाइम पे उनको क्या उपाय करने चाहिए? बहुत से ऐसे लोगों की शादियां अभी तक करवाई हैं जिनमें एक मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, और आज बहुत बढ़िया जीवन उनका चल रहा है। एआई जो है उसके द्वारा जो निकाली गई कुंडली है वो कितनी सही है या गलत है? कुंडली बता रही है कि भाई इसको डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन वो चला गया एक्टिंग के अंदर और एक्टिंग में बहुत सफलता हासिल कर ली उसने। तो क्या आपकी नज़र में कोई ऐसे एग्जाम्पल जीवन में लव मैरिज लिखी है या अरेंज मैरिज? इसके बारे में हम वो कैसे जान सकते हैं, थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ये आजकल का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर 5th हाउस में शुक्र मंगल बैठे हैं, 90% केसेस में उसकी लव मैरिज होगी। अगर हम खुद जानना चाहे कि ग्रह ऊंच का है या नीच का है, ये कुंडली देख के हमें कैसे पता लग सकता है? शादी से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है, आज के इस पॉडकास्ट को देख के आपकी सभी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। रिलेशनशिप का उपाय क्या होता है, मांगलिक दोष क्या है, ये सब प्रॉब्लम आज हमें बताने आए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट पीयूष जी। यह एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा ही। वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाता है। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया सर। जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा। मेरा नाम आचार्य पीयूष वशिष्ठ है और ज्योतिष के लगभग 2004 से मैं एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा हूँ। इस विषय पर एज ए एस्ट्रोलॉजर मैंने बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं और मेरा जो एजुकेशन है वो शास्त्री, आचार्य, एमफिल, ये सब जो परंपरागत तरीका है उस तरीके से एजुकेशन है। और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, बुक्स वगैरह लिखने का भी है, कॉल सेंटर का भी है, कंसल्टेंसी का भी है। सर आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में बताइए कि अगर कोई शादी करने जाता है तो जन्म पत्रिका जो बोला जाता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, तो क्या इतना इम्पोर्टेंट रोल है? अगर कोई शादी करने चलता है तो क्या जन्म पत्रिका इतनी ज़रूरी होती है? थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, एक कुंडली एक व्यक्ति का पूरा ऐसा मान के चलिए कि आईना है। पूर्व जन्म के कर्मों से आप क्या क्या लेके आए हैं, इस जन्म में आपके साथ क्या होने वाला है। कुंडली के जो 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं, ये मिलकर के आपकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में और आपके आने वाले पूरे समय के बारे में बताते हैं। जैसे आपने कि विवाह के बारे में बात की अभी, तो कुंडली में 7th हाउस होता है, शादी को रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस अफेक्शन एंड लव को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस पे जब कभी पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो शादी में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। जब वो हाउस बहुत अच्छा होता है तो शादी जल्दी होती है, जैसा आप चाहते हैं वैसा होती है। अदरवाइज कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप प्रॉपरली अपनी कुंडली दिखवा के उसके बारे में पूरा गाइडेंस ले सकते हैं। ओके जी ठीक है सर। तो कुंडली में क्या चीज़ चेक की जाती है? थोड़ा सा अगर आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अगर वो वहीं से बैठे बैठे अगर अपनी कुंडली को चेक करना चाहे कि विवाह अगर उनका अच्छा जाना चाहिए तो उसके लिए उनके क्या जरूरी है कुंडली में चेक करना, थोड़ा सा उसको समझाइए। देखिए, कुंडली में 7th हाउस बताएगा कि विवाह कैसे होगा, किन परिस्थितियों में और कहाँ होगा, क्या क्या पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले विवाह किस आयु में होगा, उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, घर से कितनी दूर होगा,
जो वुड भी आपके हस्बैंड या वाइफ है वो जॉब में है, बिजनेस में है, या कैसे रहेंगे। और ऐसा तो नहीं कि ब्रेक होने का योग है, ऐसा भी पता लग जाता है उससे। अच्छा। और जल्दी शादी करना ठीक है कि लेट के योग बन रहे हैं आपके, पहले अगर आप ये सब दिखवा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं, उससे आप पूरा पता लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। ओके जी। तो मैं थोड़ा आपके एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग अपनी कुंडली को मिलवाते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते और कुंडली को नहीं मिलाते, तो उन दोनों की लाइफ में आपको क्या थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दिया, तो उसका मैं आपका थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा इस बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको ज्योतिष को समझना पड़ेगा। हमारे जो वेद के 6 अंग हैं उनमें से एक ज्योतिष है, और ज्योतिष को नेत्र की परिभाषा दी गई है, ज्योतिषामयनम चक्षु। और ये ज्योतिष शास्त्र एकदम प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम। क्या मतलब है इसका? कि नेत्र जैसे हमें गाइड करते हैं, सेम वैसे एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड करता है। अगर आप कुंडली नहीं मिलाते हैं, कुंडली मिलाने से क्या होगा कि सिर्फ ये पता लगता है कि आपका मूड कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, सामने वाला व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी एक बहुत मॉडर्न कोई लड़की है, फीमेल है, उनकी शादी अगर आप बहुत ज़्यादा मान लीजिए पारंपरिक लड़के से कर देंगे, गांव के ग्रामीण परिवेश में कर देंगे, तो एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाएंगे। दोनों के विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किन परिस्थितियों में शादी की जाए ताकि वो चले आगे। अगर मिलाते हैं तो उसका एक सिस्टम बना रखा है, अष्टकूट मिलान, दशकूट मिलान। उस तरीके से अगर आप जब मिलाएंगे, और केवल कुंडली मिलान नहीं, जन्म पत्रिका मिलान भी करेंगे, अच्छा, उसके बाद वो शादी प्रॉपर चलने के, आगे बढ़ने के, सही तरीके से शांति के साथ दोनों के रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके जी। अच्छा, मैंने वैसे ये नोटिस किया है कि जैसे कुछ ये देखा जाता है कि जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो उनकी लाइफ में एक तबाही सी मच जाती है, तहस नहस हो जाता है उनका जीवन। तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या मांगलिक दोष इतना खतरनाक है? आप थोड़ा समझाइए इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मांगलिक कोई दोष नहीं है, मांगलिक एक प्रकार का योग है। मंगल जन्म पत्रिका में जब 12th हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस, इन हाउसेज में बैठेगा लग्न पत्रिका में, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा 7th हाउस पर, शादी के घर पे। और मंगल को ग्रहों में सेनापति बताया गया है, मंगल एनर्जी का कारक है। इसका मतलब क्या हुआ? उस व्यक्ति में खुद में बहुत एनर्जी है, मंगल ग्रह से उसे एनर्जी और ज्यादा मिल रही है, एनर्जेटिक ज्यादा है। तो उसकी सेम एनर्जी या सेम फ्रीक्वेंसी वाले व्यक्ति से जब शादी की जाएगी तो वो शादी चलने के योग ज्यादा है। अच्छा। इस योग के अकॉर्डिंग आप कुंडली मिलान करके फिर शादी कीजिए, ये कोई दोष नहीं है। कभी कभी मंगल से पंच महापुरुष राजयोग भी बनता है। अभी किसी के लग्न में मान लीजिए मंगल स्वय राशि या उच्च राशि में, मेष राशि में बैठा है सपोज, तो पंच महापुरुष राजी हो गया। उस व्यक्ति को पुलिस में, फौज में, डिफेंस में बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट का अच्छा मैनेजर होगा, वो बहुत अच्छा व्यापारी बन सकता है वो। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बस कुंडली मिलान प्रॉपर करवाइए। अगर एक की एनर्जी हाई है तो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एनर्जी, सेम टेम्परामेंट वाले व्यक्ति से शादी कर दो, वो शादी बढ़िया चलेगी, उसमें आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है सर, अगर बाय द वे हमें अब शादी हो गई है, एक मांगलिक का सुनने में आता है कि अगर मांगलिक से ही शादी करे तो शादी सक्सेसफुल होती है, लेकिन इन केस मांगलिक की नॉन मांगलिक से अगर शादी हो जाती है तो उस टाइम पे उनको क्या उपाय करने चाहिए? थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जैसे मंगल ग्रह की अपनी एनर्जी है, सेम वैसे शनि की भी एनर्जी है, राहु की भी एनर्जी है। अगर एक व्यक्ति मांगलिक है तो ज्योतिष में लोग डरा देते हैं कि आप तो मांगलिक हो, पर आप यकीन मानिए 80% केसेस में मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो सकती है। अच्छा। बहुत से लोग अपने बच्चों की शादी सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि हमें तो मांगलिक से ही करनी है। हाँ। अगर मांगलिक नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे, और इस चक्कर में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनकी एज होगी 35, 32, 36 और वो शादी नहीं कर रहे अभी तक। राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक के मंगल है, अगर दूसरे व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, सूर्य, इन ग्रहों की एनर्जी 7th हाउस पर प्रभाव डालती है, उनकी परस्पर शादी हो सकती है। मंगल ग्रह मान लीजिए उग्र प्रभाव डाल रहा है, पर लग्न में बृहस्पति है या बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे है, उसकी शादी भी नॉन मांगलिक से हो सकती है। जी। अब इसके बहुत से, अगर ये मान लीजिए मांगलिक भी है आप कोई उपचार करना चाहते हैं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार 10% केस ऐसा है कि जब आपको उपचार करना आवश्यक है। अच्छा। उस परिस्थिति में मांगलिक दोष की शांति होती है, उज्जैन में होती है। केवल 10% केसेस ऐसे हैं कि जहां पे आपको मांगलिक के लिए कोई उपाय करना पड़ता है। अच्छा जी। 90% में तो अपने आप कुंडली के योगों से ही वो दोष दूर हो जाता है। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों की शादियां अभी तक करवाई हैं जिनमें एक मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, और आज बहुत बढ़िया जीवन उनका चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या देखते हैं आप कुंडली के अंदर? थोड़ा आप उसको थोड़ा समझाइए। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी की पत्रिका में 1st हाउस में या 12th हाउस में मंगल विराजमान है, अब उनकी दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी, मीन्स वो मांगलिक है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा है जिसके कुंडली में मांगलिक योग नहीं है, लेकिन अगर उसके कुंडली में 1st हाउस में या 10th हाउस में शनि ग्रह विराजमान है या सप्तम भाव में शनि ग्रह विराजमान है, तो शनि का इफेक्ट सप्तम भाव पे आ रहा है,
कहीं ना कहीं दो नेगेटिव प्लैनेट्स की एनर्जी दोनों की कुंडली में मैच कर रही है। अब आप उनकी शादी अगर करवा देंगे तो दिक्कत नहीं है। या फिर नॉन मांगलिक जो पर्सन है उनकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति लग्न में है, शुक्र ग्रह लग्न में है, बृहस्पति का प्रभाव, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, अगर उनकी दृष्टि पड़ती है सीधे आपके 7th हाउस पर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप शादी करवाइए। एक व्यक्ति मांगलिक पर नीच राशि का मंगल है, नवमांश में भी नीच में है और पीड़ित है, लास्ट डिग्रीज पे है, 28-29 डिग्री पे है, वो मंगल कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो कुछ परेशान नहीं करेंगे, आप शादी करा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे पता लगता है आपको? कुंडली देख के सामने आता है ये सब? ये हॉरोस्कोप देख के। ओके, ठीक है, तो आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको एक परफेक्टली अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सर का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा और कमेंट में भी पिन करके रखूंगा, आप सबसे डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इससे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी सर, अगर कोई मांगलिक है और मन की शांति के लिए वो कोई उपाय करना चाहता है तो थोड़ा सा आप बताइए कि अगर छोटा मोटा वो कुछ उपाय कर सके मांगलिक दोष को कम करने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप उन 10% लोगों की कैटेगरी में कि जिनके वास्तव में मंगल योग प्रभावी है और शादी हो गई नॉन मांगलिक से जहाँ कोई परिहार भी नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि या तो आप मंगल ग्रह का प्रॉपर शांति विधान करवाइए, उज्जैन में भी होता है, कहीं और भी आप करवा सकते हैं। शांति विधान में वैदिक मंत्र के जप को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि प्रत्येक ग्रह के बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र, वैदिक मंत्र, 3 तरह के मंत्र हैं। वैदिक मंत्र वेद क्योंकि साक्षात ईश्वर की वाणी है, ठीक है, तो वैदिक मंत्रों से आप शांति करवाइए तो भी चीज़ें ठीक होंगी। अगर कोई लड़की या लड़का या कोई भी लड़की है वो फीमेल है और वो खुद से चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो आपको मंगल चंडिका स्तोत्र के पाठ करने चाहिए। ये माँ दुर्गा का स्तोत्र है, इसके पाठ कीजिए, या फिर आफ्टर मैरिज मंगला गौरी का व्रत आप कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कतें आपको आएंगी नहीं और सारी जो आपकी मैरिड लाइफ एकदम प्रॉपर चलेगी, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको जरा सी भी। तो ठीक है, वैसे तो एक कर लेना चाहिए उपाय, लेकिन सर फिर भी मैंने एक बात देखी है कि कुछ कुछ की कुंडलियों में 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, फिर भी जो है वो जीवन में सुखी नहीं होते। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए आजकल क्या ये डाइवोर्स होना, झगड़े होना, विचार नहीं मिलना, ये एक आम बात हो गई है। राइट। मुझे जो लगता है सबसे प्रमुख कारण तो इसका क्या है कि लोगों ने गुण मिलान की प्रोसेस को इतना सिंपल मान लिया है कि जो लोग नॉन एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी अभी एक बड़े एस्ट्रोलॉजर हो गए और गुण मिलान खुद से करने लग गए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि जब वो शादी के लिए 10-5 जगह गुण मिला लेते हैं, बाद में उनको लगता है कि तो सिंपल प्रोसेस है, हम ही कर लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करके और ठीक है 20 गुण मिल रहे हैं, 22 गुण मिल रहे हैं, सॉफ्टवेयर ने रिकमेंड कर दिया, शादी कर देते हैं। राइट। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि गुण मिलान क्या होता है? गुण मिलान में 8 चीजें मिलाई जाती हैं। वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गण मैत्रम भकूटम च चेते नाड़ी गुणादिका, ये 8 प्रकार की चीजें जो मिलान की जाती है। कोई आपके विचारों पे इफेक्ट डाल रही है, कोई आपकी आयु को इफेक्ट कर रही है, कोई संतान को इफेक्ट कर रही है। इन चीजों को इंडिविजुअल देखिए। सॉफ्टवेयर की जो कैलकुलेशन है कई बार उसमें गलत भी आता है। बहुत सी जगह मैंने देखा कि पंचांग में गुण कुछ और मिल रहा है, सॉफ्टवेयर में कुछ और है, और एक्चुअल में ये प्रोसेस केवल गुण मिलान का नहीं है ये प्रोसेस कुंडली मिलान का है। अच्छा। आप ये मान के चलिए कि मेरे पिछले 20 साल के करियर में मैंने बहुत ऐसे लोगों की शादियां करवाई हैं कि जिनके गुण मिलते थे मात्र 15, 13, 12। अच्छा। लेकिन सक्सेसफुल मैरिज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार क्या होता है लव मैरिज के केस में तो आपके सामने मजबूरी होती है कि आपको मिलाना ही मिलाना है, आपको करना ही करना है। होता क्या है कि आप ये देखिए कि सामने वाले की कुंडली कितना सपोर्ट कर रही है, क्योंकि गुण मिलान तो सिर्फ चंद्रमा पे बेस्ड है, नक्षत्र पर बेस्ड है। एक ग्रह से आप कैसे डिसाइड करते हो क्या फ्यूचर होगा? उसके लिए आपको क्या है कि पूरे 9 प्लैनेट देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल क्या क्या देखना चाहिए बता देता हूँ। आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गुण मिलान के लिए जाएं, उन्होंने कह दिया कि आपके 25 गुण मिलते हैं, शादी कर लो, ऐसा नहीं करना। आपको उनसे कुछ और चीजें भी पूछनी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए कि दोनों की कुंडली में आपस में नेचर कितना मिलान खा रहा है। अच्छा। इसका स्वभाव उससे मेल खाता है कि नहीं खाता है। ठीक है, एक बहुत उदासीन है, एक बहुत एग्रेसिव है, कैसे मेल खाएगा? एक की जन्म पत्रिका में शनि लग्न में है, एक के शुक्र लग्न में है। जिसके शनि लग्न में वो एकांतवासी है, वो घर में रहना पसंद करता है, घूमना फिरना पसंद नहीं है, मूवी देखने नहीं जाएगा। जिसके शुक्र लग्न में उसको खाना पीना पहनना घूमना सब बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो व्यक्ति आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले स्वभाव मैच कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि इसका भाग्य उस पर क्या प्रभाव डाल रहा है। कई लड़कियां ऐसी होती हैं, कई लड़के ऐसे होते हैं कि जीवन में आते ही उथल पुथल मच जाती है। और कईयों को ऐसा होता है कि भाग्य में 4 चांद लग गए, नौकरी लग गई, बिजनेस चल गया, ये लेडी लक कहलाता है। ये आपको देखना पड़ेगा इसका भाग्य उस पर क्या प्रभाव डाल रहा है। तीसरी चीज आती है संतान। एक व्यक्ति की कुंडली में संतान में दिक्कत है, मान लीजिए कि 5th हाउस पर मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव है, 5वें घर में सूर्य विराजमान है, या 5वें भाव में सूर्य मंगल विराजमान है, मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा होंगे। शादी में, विवाह के बाद में संतान में बड़ी दिक्कतें आएंगी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं राहु के होने से। तो आपको ऐसी कुंडली चूज करनी पड़ेगी जिनकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो।
अच्छा। जिनकी कुंडली में पंचमेश की स्थिति बढ़िया हो, जिनकी कुंडली में पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो होगा क्या उससे कि इनके योग नहीं है पर उनके योग प्रबल है, उनके भाग्य से इनको संतान मिल जाएगी। तो आपको संतान भी देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आप आगे भी चीजें देखिए कि विवाह का सुख कैसा है। आफ्टर मैरिज कई बार क्या होता है कि तलाक हो गया, कभी ऐसा होता है कि शादी होते ही एक्सीडेंट हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि जिससे आप गुण मिलान कर रहे हैं, गुण तो 36 मिल रहे हैं, उस अगले बंदे की कुंडली में विवाह का सुख है भी कि नहीं है। कईयों के प्रवज्जा योग बनता है, किसी के सूर्य ग्रहण योग शादी के घर में विराजमान है। आप देख लेना, कोई भी जितने भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर किसी की भी कुंडली में 7th हाउस में सूर्य राहु का योग विराजमान है, उनकी मैरिड लाइफ में 100% प्रॉब्लम आई है। अच्छा, बिल्कुल दिक्कत आई है। किसी के 7th हाउस में राहु विराजमान है तो पति पत्नी के विचार मेल नहीं खाते, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं टॉम एंड जेरी की तरह। तो आपको ये सब चीजें मिलान करनी पड़ेंगी। जब आप इस तरह से प्रॉपर मिलान करवाओगे, उसके बाद शादी नहीं टूटेगी, उसके बाद में सब ठीक रहेगा। तो लोग गलती क्या करते हैं, बस केवल गुण मिलान कर लिया और वो सफिशिएंट मान लेते हैं। यही दिक्कत है। लेकिन मैंने कुछ सर आजकल ये नोटिस किया है कि कुछ लोग सीधा डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ये लड़के की डेट ऑफ बर्थ, ये लड़की की डेट ऑफ बर्थ, और AI की मदद से जो है वो निकाल ली कुंडली। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि AI जो है उसके द्वारा जो निकाली गई कुंडली है वो कितनी सही है या गलत है, या फिर एक सीधा हमें किसी पंडित से दिखा के ही कुंडली को चेक कराना चाहिए? देखिए, इंसान ने AI को बनाया, AI ने इंसान को नहीं बनाया। हमारी प्रोग्रामिंग में गलती हो सकती है, लेकिन भगवान की जो प्रोग्रामिंग यहाँ है उसमें गलती नहीं है बिल्कुल भी। तो जो कैलकुलेशंस और जो एनालिसिस आप कर सकते हैं, हो सकता है कि AI के जरिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो एक इंसान को निकालना पड़ेगा, एक एस्ट्रोलॉजर को निकालना पड़ेगा। AI की मदद क्या हो सकती है, कुंडली, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको कुंडली रीड करनी है। कुंडली में आप 5th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, लग्न, 12th सब देखते हैं। बारी बारी से देखोगे, आपको टाइम लगेगा। आप AI से सिर्फ इतना कर सकते हो कि वो जो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है उसको जल्दी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने के बाद में उसका रिजल्ट क्या है वो आपको खुद को देखना पड़ेगा। AI से जो आजकल एक गुण मिलान, कुंडली मिलान, ये सब मतलब ऐसा मान लीजिए ये सेम वैसा ही है कि अभी मैं गूगल पे सर्च करके, मुझे प्रॉब्लम हार्ट की है, मैं गूगल पे सर्च करके दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर दूं, तो कभी भी वो प्रॉपर ठीक नहीं हो सकता। हो सकता है तुक्के से ठीक हो जाए, पर वो एक सही तरीका नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे सब्जेक्ट केवल नेट पे ही मिलते, एक डॉक्टर की क्या जरूरत थी। सही बात है। सारी पढ़ाई धड़ाई छोड़ के AI में लग जाते हैं जी। आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, बट आप उस पर पूरा बिलीव करके उसी पे आश्रित नहीं हो सकते, क्योंकि जो है AI जो है वो खुद ही मैन मेड है। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुंडली को अगर हम बहुत इजीली एक्सप्लेन करना चाहें कि जो दर्शक यहाँ से देख रहे हैं वो खुद कुंडली को देख के समझ सके कि कहाँ पे किस जगह पे क्या ग्रह है, वो सब अपने आप से कुंडली को वेरीफाई कर सके, देख सके, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कुछ ऐसे इजी स्टेप्स जिससे जो है लोग अपनी कुंडली को बैठे बैठे देख सके। देखिए, कुंडली जस्ट लाइक ऐसा मान लीजिए कि आपका पूरा शरीर है। सबसे ऊपर जो 1st हाउस है वो आपका फेस है। कुंडली के इधर लेफ्ट साइड में 2nd हाउस है, वो आपकी आंखें हैं, लेफ्ट आंख है। राइट साइड में जो लेफ्ट साइड वाली राइट आंख है, और इस साइड में जो है 12th हाउस, वो आपका राइट आंख है। ओके। अभी क्या होगा कि 3rd हाउस और 11th हाउस ये आपके कान है, 10th हाउस और 4th हाउस ये छाती वाला हिस्सा है। इससे आगे आप चलोगे 5th हाउस हमारा पेट है, 7th हाउस जो है ये हमारा पूरा शरीर, पैर भी है इसमें, 12th हाउस को पैर माना जाता है। ये आपका पूरा शरीर है। ठीक इसी तरह से 1st हाउस आप खुद हैं, 7th हाउस आपके सामने वाला पार्टनर है, मीन्स लाइफ पार्टनर। इधर 4th हाउस मदर है, और 4th हाउस के ठीक सामने 10th हाउस मदर के लाइफ पार्टनर, मीन्स आपके फादर है। इसी तरह से आपकी कुंडली से 3rd हाउस वो आपके छोटे भाई हैं, आपके 11th हाउस वो आपके बड़े भाई हैं, जो 9th हाउस है वो भाभी हैं, ठीक है। 5th हाउस संतान है, और संतान में भी 1st, 2nd, 3rd भी होती है कि 7th हाउस से फिर हम 2nd संतान को देखेंगे, 9 से 3rd को देखेंगे। इस तरह से एक कुंडली जो होती है ना, ये इसी प्रकार आपके घर का वास्तु भी बताती है। अच्छा, जैसे लग्न लग्न जो है वो पूर्व दिशा है, 7th हाउस पश्चिम दिशा है, 4th हाउस नॉर्थ है, और 10th हाउस साउथ है। इसी प्रकार से चारों दिशाएं जो कोण है वो भी डिसाइड होंगे। एक अच्छा ज्योतिषी यहाँ बैठे बैठे आपकी कुंडली देख के बता देगा आपके घर में कहाँ वास्तु दोष है। अच्छा, बिल्कुल पता लगता है उससे। तो एक कुंडली जो होती है वो पूरा आपका आईना है, इसको कितने अच्छे ढंग से आप पढ़ सकते हैं। इसमें 6th हाउस डिजीज का है, जीवन में आपको क्या क्या बीमारियां होंगी
ये 6th हाउस से पता लग जाएगा आपको। अच्छा। 8th हाउस आयु है, कितनी किसकी आयु है। 7th हाउस व्यापार है कि आप क्या व्यापार करेंगे, किस प्रोफेशन में सक्सेस ज्यादा मिलेगी आपको। बहुत से लोग गलत व्यापार चूज कर लेते हैं, जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं, सक्सेस नहीं मिलती, गलत प्रोफेशन चूज कर लोगे, गलत प्रोफेशन में चले जाते हैं। 10th हाउस बताएगा नौकरी कौन सी अच्छी है, काम कौन सा अच्छा आपके लिए, आप कर्मशील है या नहीं है। कुंडली देखिए क्या है, जस्ट एक आपको गाइड करने के लिए बनी है। एक व्यक्ति प्रॉपर ढंग से अगर अपनी कुंडली दिखवा लेता है तो उसको अपने जीवन के बारे में सब गाइडेंस मिल जाता है। कर्म और भाग्य का मेल होना बहुत जरूरी है। कर्म तो आप करेंगे, आपने कुंडली दिखवा ली, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सही बात है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत किस दिशा में करनी है, मेहनत कैसे करनी है, ये पता चलेगा आपको कुंडली से। बिल्कुल, एक कुंडली में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो आपने कभी ये देखा कि कुंडली बता रही है कि भाई इसको डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन वो चला गया एक्टिंग के अंदर और एक्टिंग में बहुत सफलता हासिल कर ली उसने, तो क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा एग्जाम्पल थोड़ा बताइए इसके बारे में? देखिए, ये सब जो ऐसा मिसमैच जो होता है ना, वो मिसमैच होता है महादशाओं के कारण। अच्छा। विंशोत्तरी दशा एक ऐसा सिस्टम है, उससे पता चलता है कि कब किस समय किस ग्रह का आप पर प्रभाव ज्यादा रहेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि कुंडली में कुछ और लिखा है और आप किसी दूसरे प्रोफेशन में सफल हो गए। अगर किसी की कुंडली में लिखा है कि इसको लाइफ में सफल होना है, करियर बहुत अच्छा है, तो वो किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, सफल तो वो होगा। लेकिन उसकी कुंडली में एक प्रोफेशन ऐसा है जो उसके लिए बेस्ट है। आज वो मान लीजिए कि वो करोड़पति है, अगर वो कुंडली से जाता तो क्या पता वो अरबपति होता। ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपने कहा किसी एक प्रोफेशन में रुचि होती है, इसके उल्टा ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई व्यक्ति का बचपन में रुचि किसी और चीज में है, लेकिन वो बाद में जाके काम कुछ और करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को शुक्र की महादशा चल रही है, अभी शुक्र की महादशा चली उसकी एजुकेशन के टाइम, जो करियर का टाइम होता है। तो क्या होगा, शुक्र कला का कारक है, उस व्यक्ति का एक आराम से, शुक्र प्रबल भी है कुंडली में, स्वय राशि, उच्च राशि, या मान लीजिए किसी और कंडीशन में बहुत अच्छा बन रहा है, तो उस व्यक्ति को एक्टिंग में, मॉडलिंग में, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, इन सब में रुचि रहेगी अपने आप। या हमारे इसमें इस तरह के प्रोफेशन में, मीडिया और इस तरह के फील्ड में उसको बड़ी रुचि रहेगी। तो कुछ समय तक, जब तक वो शुक्र चलेगा तब तक उसको रुचि रहेगी। लेकिन जैसे ही शुक्र की महादशा गई और उसके बाद में सूर्य की महादशा आई, और सूर्य भी अपनी जगह प्रबल है और करियर का प्रमुख कारक ग्रह बनता है, दशमांश कुंडली में, नवमांश कुंडली में, इन सब बाकी कुंडलियों में भी सूर्य का विशेष प्रभाव है। 10th हाउस में, 11th हाउस में, 9th हाउस में। तो क्या होगा, जैसे ही सूर्य की दशा आएगी, सूर्य अपनी तरफ खींचेगा उसको, क्योंकि पहले वाला जो टाइम था वो शुक्र का था, अब जो टाइम है वो सूर्य का है। तो वो सीधा छोड़ के हो सकता है कि वो गवर्नमेंट सर्विस में आ जाए, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन जाए। लेकिन क्या होगा कि अगर शुक्र प्रबल है तो कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद भी शुक्र का प्रभाव खत्म नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, सुंदर फ्लैट्स बनाएगा, एकदम फर्निश्ड फ्लैट बनाएगा, और ऐसी चीजें बनाएगा कि जो बहुत अच्छी हो वाकई में देखने में और सब में। तो कहीं ना कहीं उस ग्रह का प्रभाव तो आएगा, पर ये दशाओं के कारण आदमी चेंज करता रहता है कभी कभी। अच्छा, ओके, सही बात। मतलब कि महादशा से लोग चेंज कर लेते हैं। महादशा बताती है कब किस तरह का माइंडसेट इसका रहने वाला है। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर यहाँ से दर्शक देख रहे हैं और वो जानना चाहे अपनी कुंडली देख के कि उनके जीवन में लव मैरिज लिखी है या अरेंज मैरिज, इसके बारे में हम वो कैसे जान सकते हैं, थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल, ये आजकल का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अच्छा। मेरे मेरे पास भी जो लोग आते हैं उनमें अधिकतम लोगों के यही क्वेश्चन होता है कि शादी मेरी होने किस तरह से होगी, लव है कि अरेंज है। देखिए, 5th हाउस जो कुंडली में होता है ये लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र और मंगल ये दो ग्रह हैं जो प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है, नैसर्गिक कारक है। अगर किसी की जन्म पत्रिका में 5th हाउस में शुक्र मंगल का योग है, आप अपनी कुंडली चेक कर लेना, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको चेक कर सकते हैं। अगर 5th हाउस में शुक्र मंगल बैठे हैं, 90% केसेस में उसकी लव मैरिज होती है। बिल्कुल। और 1% केस ऐसा है कि फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है, तो भले ही शादी नहीं हो लेकिन अफेयर जरूर होगा। और इतना स्ट्रांग अफेयर होगा कि उनकी पूरी इच्छा होगी कि मुझे यहाँ शादी करनी है। वो नहीं हो पाई, ये डिफरेंट बात है, बट पूरी इच्छा रहेगी। 5th हाउस का लॉर्ड 7th में है, 7th हाउस का लॉर्ड 5th में है। उस केस में भी आप देख लेना, व्यक्ति अपने आप ही बहुत अच्छा सिंसियर पढ़ने वाला स्टूडेंट भी कहीं पढ़ने जाएगा, मेडिकल करेगा, कोई लड़की पसंद आ गई, उसकी इच्छा होगी शादी कर लो यहाँ पे, और पता है शादी भी हो जाएगी उनकी। इसी दूसरी तरफ अगर मान लीजिए किसी के राहु शुक्र का योग है, राहु 5th हाउस में बैठ गया, शुक्र मंगल 10th हाउस में बैठे हैं, 11th में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, और इधर 5th हाउस में राहु है, उसके अफेयर्स तो बहुत होंगे, रिलेशनशिप बहुत होंगे। बट राहु किसी भी रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट होने नहीं देगा, वो ब्रेक कर देगा। बहुत लंबे समय तक उनका अफेयर चलेगा, रिलेशनशिप चलेगा, दोनों करना भी चाहते हैं, पर कोई ना कोई सिचुएशन लास्ट में ऐसी बनेगी कि वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी।
तो एग्जैक्टली ये कुंडली से ये पता लगाया जा सकता है। और अगर मान लीजिए पता लग जाता है तो व्यक्ति को उस दिशा में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। राइट, हाँ। बिल्कुल। बट अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है कि जो अपनी इच्छा से शादी करना चाहता है, लेकिन हमें पता है कि इसके 5th हाउस में राहु है या राहु सूर्य का योग है, चंद्रमा बहुत डाउन है, चंद्र केतु का योग बन रहा है, मीन्स उसकी पसंद अच्छी नहीं होगी। राइट, वो गलत जगह जाके फंस सकता है। ये लव जिहाद के केसेस जो होते हैं ये ऐसे लोगों के साथ ज्यादा होते हैं जिनका चंद्रमा वीक होता है। चंद्रमा वीक होने से क्या होता है कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसी स्थिति में गलत दिशा में बढ़ जाएगा। तो कुंडली से आप प्रॉपर पता लगा सकते हैं, और अगर आपको पता लगता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्लान भी कर सकते हैं आगे। अगर कोई खराब ग्रह परेशान कर रहा है तो ग्रह शांति भी एक अलग चीज है। ग्रहों के उपचार भी होते हैं। मान लीजिए राहु की वजह से व्यक्ति बार बार रिलेशनशिप में पड़ जाता है या उसको समझ नहीं आता क्या करना है, आप थोड़ा सा राहु की शांति के उपाय कीजिए। अच्छा, चंद्रमा केतु के कारण नहीं पता चल रहा उसको तो भगवान शिव की पूजा पाठ कीजिए, थोड़ा सा सफेद चीजों का दान कीजिए, चैरिटी थोड़ी सी स्टार्ट करो आप, है ना। तो उससे धीरे धीरे उसकी डिसीजन मेकिंग क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब मैरिज का सही डिसीजन ले सके, सही डिसाइड कर पाएगा मुझे किधर जाना है। अच्छा सर, ये बताइए कि कुंडली को देख के ये भी पता लग जाता है कि किसी के मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, तो ताकि पहले ही जो है ये चीज में डिस्टेंस बना के चले, उस इंसान से शादी ना करे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए क्या होता है, ऐसा कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। अगर किसी की कुंडली में शुक्र उच्च राशि में 5th हाउस में लग्न में या 11th में बैठे हैं या 7th में बैठे हैं तो उस व्यक्ति या 12th में ही बैठे हैं तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। अच्छा। और इसके साथ साथ बृहस्पति जो ग्रह है जुपिटर वो नीच राशि में है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, 8th हाउस में है, तो बृहस्पति कमजोर हो गया। तो बृहस्पति क्या है कि व्यक्ति को ये सिखाते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है जी। शुक्र प्रभावी हो गया, शुक्र इमोशंस ज्यादा जगाएगा, तो और राहु भी कहीं ज्यादा एक्टिव है तो उस व्यक्ति को नैतिक अनैतिक का पता नहीं होता। उनको तो यह है कि बस ठीक है जहां भी कोई अफेयर चल गया किसी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे कोई फ्यूचर वो समझते नहीं है और एक तरीके से खुद भी मिसगाइड है और सामने वाले को भी मिसगाइड करता है और बाद में जाके बड़ी दिक्कतें आती है। ऐसे लोगों से विशेष बचना चाहिए। और किसी बच्चे की कुंडली में अगर ऐसा उपाय है उनके पेरेंट्स को शादी से पहले ही उपाय करवा लेना चाहिए। बताइए सर क्या उपाय है? देखिए उस केस में फिर क्या होगा कि आपको बृहस्पति को प्रबल करना पड़ेगा। ओके, क्या करें उसके लिए? बृहस्पति को प्रबल करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करवा सकते हैं। नहाने के जल में थोड़ा सा पीला चंदन या हल्दी डाल के स्नान करवाइए। ओके। बृहस्पति का जो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करवाइए। विष्णु सहस्त्र नाम के कुछ पाठ उस बच्चे से करवाइए। अगर वो नहीं करता उसके पेरेंट्स उसके नाम से करेंगे, ठीक है। उसको बचपन से नियम डाल दो कि भैया आपको बृहस्पतिवार के दिन कुछ ना कुछ चैरिटी जरूर करनी है। गाय को रोटी खिलाओ, किसी और को कुछ दो, किसी गरीब आदमी की हेल्प करो, पर हर गुरुवार कुछ ना कुछ करना है। तो जैसे जैसे उसका बृहस्पति प्रबल होगा, माथे पे पीला तिलक लगाने से, यहाँ के बाल थोड़े बढ़ाने से, ठीक है, मस्तक को हमेशा साफ सुथरा रखने से बृहस्पति स्ट्रांग होता है। तो गुरु स्ट्रांग होगा तो गुरु ज्ञान का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। गणेश जी की पूजा करने से फिर वो व्यक्ति डिसाइड कर पाएगा क्या सही है और क्या गलत है। फिर शुक्र का जो खराब प्रभाव है वो उस पर नहीं पड़ेगा। ओके। तो सर अगर मान लो बाद में पता लगता है कि इनकी कुंडली ऐसी है तो क्या बाद में ये इन उपायों से काम हो सकता है? देखिए फिर उस केस में आपको देखना पड़ेगा, मतलब डिपेंड करता है कि शादी हो गई तो समस्या क्या है। मान लीजिए कि उनके बीच में विचार नहीं मैच कर पा रहे जी, तो आपको 7th हाउस देखना पड़ेगा कि विचार क्यों नहीं मैच कर पा रहे। जो ग्रह 7th हाउस पे इफेक्ट डाल रहा है, 7th हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है, फिर आप उस ग्रह के अकॉर्डिंग उपाय करेंगे अपना। 5th हाउस मान लीजिए लव मैरिज हो गई और पता चला कि उनकी कुंडली में प्रेम विवाह असफल होने के योग है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्रह के कारण प्रेम विवाह में बाधा आ रही है उस ग्रह की शांति, पूजा पाठ, दान, जप तप, चैरिटी या कुछ और रूटीन में थोड़ा सा चेंज करना। जैसे अगर मान लीजिए बहुत से लोग क्या है कि ये पूजा पाठ मंत्र जप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सूर्य की शांति करें, आप सुबह जल्दी उठ जाओ, अपने माता पिता के पिताजी के स्पेशली चरण छुओ, उगते सूर्य के जाके दर्शन कर लो, काफी है। आपका सूर्य धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी को शनि ने बहुत परेशान कर रखा है जी, शादी में 10th हाउस में जिसके शनि होता है उसकी दशम दृष्टि सप्तम भाव पे होती है। उसकी शादी में या तो लेट होता है या शादी होने के बाद दिक्कत आती है बहुत। जिसका शनि परेशान कर रहा है, अगर वो व्यक्ति लेट नाइट जगना बंद कर दे, अच्छा, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कर दे 4:30-5 बजे, क्योंकि शनि रात्रि में प्रबल होता है, मॉर्निंग में कमजोर होता है। अगर वो ऐसा सिर्फ अपने रूटीन में चेंज कर ले, शनिवार के दिन अपनी इच्छा से कुछ भी चैरिटी कर ले, और जितने भी लोग उसके साथ में काम करते हैं, थोड़ा सा उसके सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, उसके साथ अच्छा बिहेव करे, अगर वो सच बोलना शुरू कर दे, शराब पीना बंद कर दे, उसका शनि अपने आप ठीक हो जाएगा बिना पूजा पाठ के। बिना पूजा पाठ के? आपको पूजा पाठ की कतई आवश्यकता नहीं है। ओके। लाइफ स्टाइल
देखिए पहले तो क्या होता था कि हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी होती थी कि ग्रहों के लिए अलग से पूजा पाठ शांति की जरूरत नहीं थी। राइट। एक व्यक्ति सुबह उठता था, उठने के बाद में सूर्य को दर्शन करता था, सूर्य ग्रह ठीक हो गया उसका। भाई बहनों में प्रेम होता था, शुक्र चंद्रमा मंगल वैसे ठीक हो गए उसके। माता पिता के चरण आपने छू लिए, सूर्य चंद्रमा दोनों वैसे ठीक है, ठीक है। राइट। अभी साथ में लोगों के साथ अच्छा बिहेव किया, किसी की आत्मा नहीं दुखाई तो शनि ठीक है, राहु ठीक है उसका। सुबह उठ के थोड़ा सा अनाज पक्षियों को डाल दिया, राहु से बनने वाले जितने भी खराबी हो गए वो सब उससे ठीक हो जाएंगे। गाय को उसने एक रोटी खिला दी तो बृहस्पति ठीक हो जाएगा अपने आप। सच बोलना शुरू कर दिया, शनि कभी कष्ट नहीं देगा। जो व्यक्ति सच बोलता है, ईमानदारी से पैसा कमाता है, उसको कभी शनि कष्ट नहीं देगा, क्योंकि शनि न्यायाधिपति है, दंडाधिकारी है। वो कभी किसी को परेशान कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ क्या करते हैं, आपके कर्मों का फल इसी जन्म में लौटा देते हैं। और जब 7.5 या दशा आती है तो व्यक्ति को लगता है पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। भैया ये कुछ नहीं है, ये आपके किए हुए कर्म है जो आपके पास वापस आ रहे हैं सूद समेत। राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि पहले तो इन चीजों की आवश्यकता होती ही नहीं थी, लाइफ स्टाइल में सब चीजें शामिल थी। अभी नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। उस केस में फिर आप जो सेकंड पार्ट है इसका, थोड़ा पूजा पाठ, जब तब उपाय, प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर के क्या चीज आपको चेंज करनी चाहिए, बस उससे आप इन चीजों से बाहर आ सकते हो। और अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, आपस में झगड़े चल रहे हैं, कोई भी इस तरीके की कला कलेश चल रहे हैं, उसके लिए हम कोई एक उपाय जानना चाहें तो क्या होगा सर? देखिए रिलेशनशिप इश्यूज हमेशा 7th हाउस के कारण होते हैं, 5th हाउस के कारण होते हैं। बट फिर भी मान लीजिए अगर दिक्कत आ रही है तो एक रामचरितमानस में एक चौपाई है, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस चौपाई का अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक माला करना शुरू कर दे, अच्छा, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग उनकी अपने आप ठीक हो जाएगी। कभी भी किसी भी टाइम हमेशा एक माला रोज कर ले, अपने आप सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। शुक्र ग्रह प्रेम के कारक है। अगर शुक्रवार के दिन आप थोड़ा सा लड्डू बना के या थोड़े चावल मीठे बना के गाय को खिला देते हो, उससे आपका शुक्र अपने आप ठीक होगा, अंडरस्टैंडिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर किसी और कारण से जैसे मान लीजिए दिक्कत आ रही है, सपोज शनि से कोई खराब योग बन रहा है, तो कुछ नहीं, आप थोड़ा सा काले तिल, चीनी, आटा, ये सब चीजें मिक्स करके अपने सिर पे उसार के या अपने हाथ से कहीं चींटियों को डाल के आ जाओ। थोड़ा सा आटा लगा करके मछलियों को डाल दो, आपके घर में सुख शांति अपने आप आ जाएगी। क्योंकि वो ग्रह उस चीज से अपने आप शांत हो जाएंगे। माँ किसी भी देवी के मंदिर के अंदर गुलाब के पुष्पों की माला चढ़ाने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। भगवान शिव के मंदिर में इत्र चढ़ाने से आपके जीवन में सुगंध आती है, आपकी जो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। इन सबसे ऊपर अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन संध्या के समय या सुबह के समय मुश्किल से 10 मिनट कोई भी भगवान के नाम का कीर्तन चालू कर दे, अच्छा, श्री राम जय राम, या जो जिस धर्म से है वो उसी धर्म में उसी मंत्र का या उस कीर्तन का, उस भगवान के नाम का केवल संध्या के समय 10 मिनट शुरू कर दें, और फैमिली में जो लोग अवेलेबल हैं वो साथ में बैठ जाएं। आप 100% देखना कुछ दिनों के बाद में उनके घर का माहौल एकदम चेंज मिलेगा आपको, एकदम चेंज। सही कह रहे हैं। सारा खेल पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का है। एनर्जी चेंज हो जाएगी पूरे घर की। आपके घर की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, आप गुस्सा जितनी बार करोगे, नेगेटिव वर्ड्स अपने मुंह से बोलोगे, घर में कंटिन्यू नेगेटिविटी रहेगी। जैसे ये काम अच्छा किया आपने, पॉजिटिव किया, पॉजिटिविटी स्टार्ट, घर में शांति स्टार्ट। ओके, तो इतना सर सारे उपाय करने के बाद भी फिर भी हम देख रहे हैं दुनिया भर में तलाक हो रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके बारे में हम क्या करें? थोड़ा पहले से ही अवेयर रहे, इसके बारे में हम क्या करना चाहिए, आप थोड़ा बताइए। देखिए डाइवोर्स का सबसे पहले अगर आप प्रॉपरली, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, सबसे पहले उनको अपनी कुंडली एक बार ढंग से रीड करवानी चाहिए, चेक करवानी चाहिए कि कहीं तलाक का योग तो नहीं है, क्योंकि तलाक के योग के सिम्टम्स आपको पहले से दिख जाएंगे। देखिए तलाक होने का एक रीज़न होता है, या तो झगड़े ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अचानक से पता लग गया तो तलाक हो जाएगा, कभी कभी संतान नहीं हो रही है, ठीक है, कभी कभी कोई और भी डिजीज, बीमारियों की वजह से भी होता है। जब कुंडली आप पहले दिखवा लेंगे तो पता लग जाएगा कि इनके क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा। जिसका एक व्यक्ति का 7th हाउस डिस्टर्ब है, तो सामने वाला व्यक्ति ऐसा ढूंढिए जिसके 7th हाउस अच्छा हो, अच्छा, तलाक नहीं होगा। जो ग्रह की समस्या है, मंगल की समस्या है, केतु की समस्या है, सूर्य की समस्या है, बिफोर मैरिज थोड़ी सी रेमेडीज खुद से शुरू कर दो। किसी के मंगल प्रबल, उस लड़की से बहुत पहले से पार्वती जी की पूजा करवानी चाहिए। अच्छा, शुक्रवार का या मंगलवार का, शुक्रवार का स्पेशली सोमवार का व्रत करवाना चाहिए। आगे जाके शादी के टाइम उनकी शादी में दिक्कत नहीं आएगी। ये बिफोर मैरिज वाले उपाय है। ओके, बट इन केस शादी हो गई तो शादी होने के बाद में फिर आपका जो वैदिक विधि से जो इसके लिखे हुए हैं उपाय, वो उपाय या तो करवाने पड़ेंगे या खुद को करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर किसी के, क्योंकि देखिए क्या होता है, तलाक होने का जो कारण है वो कई कारण है।
अगर मान लीजिए किसी के मंगल के कारण दिक्कत है तो मंगल चंडिका स्तोत्र का उस लड़की को पाठ करना ही चाहिए। माँ कात्यायनी की उपासना करनी ही चाहिए। अपने बाल कांड में सीता जी ने माँ पार्वती जी से प्रार्थना की थी, जय जय गिरिवर राजकिशोरी, इस तरह से एक प्रार्थना है बाल कांड में, भगवान श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। जो भी कन्या इसका पाठ डेली करती है उसके जीवन में सुख शांति आती है, मैरिड लाइफ का जो डिस्टर्बेंस है वो दूर होता है। और कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता कि शादी हो चुकी है, हस्बैंड की कुंडली में बहुत ज्यादा कोई खराबी हो गए, मान लीजिए किसी के सूर्य बिल्कुल डाउन है, चंद्रमा बिल्कुल डाउन है, तो क्या होगा, उसका मनोबल एकदम खराब है। वो व्यक्ति ना तो कोई उपाय करेगा, उसकी दिनचर्या डिस्टर्ब रहेगी, मंगल भी साथ में तो गुस्सा बहुत ज्यादा करेगा, एग्रेसिवनेस रहेगी, राहु प्रभाव कर रहा है, धोखेबाज रहेगा, धोखा बहुत देगा। उस केस में फिर हम कहते हैं कि अगर ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो आप सेपरेट हो जाइए। अच्छा, उसका कोई उपाय नहीं है। अच्छा, उपाय नहीं है। जब तक वो लड़की या वो लड़का उस रिलेशनशिप में या उस शादी में रहेगा वो परेशान रहेगा। तो या तो एक्सेप्ट करो, या उसका उपाय करो, या उससे छोड़ दो, आगे बढ़ो। पर ऐसी जो नौबत आती है वो मुश्किल से कोई 1-2% होती है बस। अधिकतर केसेस में कोई ना कोई उपाय होता है। पर ज्यादा अच्छा रहेगा अगर कोई भी पेरेंट्स जो अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान है कि शादी नहीं हो पा रही, होनी कब है, दिक्कत क्या है, पहले एक बार कुंडली चेक करवा लो। कुंडली चेक करवा के उसके अकॉर्डिंग आप या तो रिश्ता ढूंढना स्टार्ट करो या थोड़े से उपाय शुरू कर दो। अभी से ज्यादा लाइट उपाय करो ताकि दिक्कत नहीं आए, और बच्चों से खुद से ही करवा लो। आपको ज्यादा उपाय करवाने की आवश्यकता नहीं कि ये अनुष्ठान वो अनुष्ठान, पंडित जी को बुलाना, वो सब बात की बात है। आप खुद से अभी शुरू कर दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आगे आपको। अच्छा सर, मैं थोड़ा आपको देख रहा हूँ कि आप बार बार ये बोल रहे हैं कि कुंडली में किसी का ग्रह ऊंच का होता है, किसी का नीच का होता है। तो अगर हम खुद जानना चाहे कि ग्रह ऊंच का है या नीच का है, ये कुंडली देख के हमें कैसे पता लग सकता है? थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए क्या होता है कि ये हर ग्रह की कुछ राशियां फिक्स हैं। जैसे 12 राशियां होती हैं मेष से लेकर मीन तक। हर ग्रह की उच्च राशि नीच राशि फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला में नीच के होते हैं। चंद्रमा ग्रह वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक राशि में अगर बैठ गए तो वो नीच के होते हैं। अच्छा, आप खुद इसको, और इन ग्रहों का प्रभाव होता है। किसी की भी कुंडली में अगर 8 नंबर पे चंद्रमा बैठा है, इजी वे में समझना है तो आप अपनी कुंडली चेक करो। ठीक है। अगर 8 नंबर पे आपको चंद्रमा मिल जाए, ठीक है, तो 8 नंबर में चंद्रमा नीच का होता है, मतलब उसका मनोबल डाउन है। उस व्यक्ति को स्ट्रेस बहुत जल्दी होता है, इमोशनली वो वीक होता है थोड़ा सा। यानी 8 का उल्टा हुआ 2 हुआ एक तरीके से। हाँ, 7th हाउस सामने, वहां उच्च का होता है। वहां उच्च का होता है। कोई भी ग्रह अपने से ठीक 7वें स्थान पे उच्च का होता है। मंगल कर्क राशि में नीच का है। अब नीच के सिम्टम्स क्या होंगे? उसको जमीन का सुख नहीं मिलता, जब भी वो प्रॉपर्टी को हाथ लगाएगा कुछ ना कुछ नुकसान होगा उसको। अंदर से मनोबल डाउन है, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, शांत रहेगा। अगर किसी का मंगल 10 नंबर पे है, आपको उच्च नीच नहीं पता, बस आप तो ये देख लो 10 नंबर पे मंगल है क्या, राइट, तो उस व्यक्ति का एनर्जी लेवल बहुत हाई है, वो बहुत फास्ट काम करेगा, अच्छा मैनेजर होगा, थोड़ा सा गुस्सा भी उसमें ज्यादा रहेगा। बस यही ग्रहों का उच्च नीच है, यही मजबूत है। और चंद्रमा के केस में क्या होता है कि चंद्रमा अगर केतु के साथ है, शनि के साथ है, या अमावस के नजदीक है, अमावस्या जो तिथि है, तो चंद्रमा क्या होता है, अमावस के आसपास दिखता नहीं है, तो चंद्रमा कमजोर माना जाता है फिर। ओके, ऐसे प्रत्येक ग्रह की राशियां फिक्स हैं, प्रत्येक ग्रह के जगह फिक्स हैं। अब थोड़ा सा इसमें और जब डेप्थ में जाएंगे तो जैसे 10th हाउस में बृहस्पति अगर 4 नंबर पे बैठा है, भले ही 10th हाउस में बृहस्पति 4 नंबर पे उच्च का दिख रहा है आपको 4 नंबर पे, लेकिन 10वां घर काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि आती है, वहां बृहस्पति 4 नंबर में बैठ के भी कमजोर है। अच्छा, वो उच्च का होते हुए भी आपको खराब फल देगा। अच्छा, तब भी खराब देगा। वो कुछ ऐसे टेक्निकल वो है एस्पेक्ट के जो आपको देखने पड़ेंगे। ओके। अच्छा सर, किसी में ये होता है कि कुछ कुंडली के अंदर ये होता है कि लड़कियों की शादी लेट हो रही होती है बहुत, तो उसका बताइए कि इसका क्या उपाय है कि लड़कियों की शादी लेट होती है तो इसका क्या उपाय किया जाए? देखिए, जिन लड़कियों की शादी लेट हो रही है, सबसे पहले तो मैं जितने भी जो व्यूअर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, आप उन बच्चों की कुंडली खुद से देखो। अच्छा, उनकी जन्म पत्रिका में या तो बृहस्पति 10 नंबर पे मिलेगा आपको, या फिर 7th हाउस में शनि, राहु, केतु या मंगल, इन 4 ग्रहों में से कोई ग्रह बैठे होंगे या ठीक सामने बैठे होंगे। ओके। जब ये सिचुएशन बनती है तो उसकी शादी अपने आप लेट हो जाती है, अपने आप ही लेट होती है। अब उस केस में क्या है, हम उपाय की बात करें कि जल्दी कैसे हो, तो जल्दी करने के लिए देखिए, या तो जो सप्तम भाव के स्वामी ग्रह हैं, जो उस घर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस ग्रह को मजबूत किया जाए, जप के माध्यम से, दान के माध्यम से, या किसी और तरीके से। और अगर फीमेल है कोई, तो फीमेल की कुंडली में बृहस्पति शादी के ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति शादी के प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। उन सभी लड़कियों को बृहस्पतिवार का व्रत हो सकता है, गाय को रोटी खिलाना या चने की दाल खिलाना, ये उपाय वो कर सकते हैं।
नहाते समय पानी में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करना स्टार्ट कर दो, उससे फर्क पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति के 108 नाम आते हैं, आप अच्छा। उनको भी डेली पढ़ सकते हो, उससे भी शादी में जो बाधाएं हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। ओके। और एक कात्यायनी देवी होती है, वो स्पेशली शादी के लिए, वो देवी माँ दुर्गा का रूप है, पर उनकी कृपा से विवाह बहुत जल्दी होता है। अच्छा। कात्यायनी देवी का जो मंत्र है उसकी एक माला आप शुरू कर दो डेली, उसके बाद शादी अपने आप टाइम पे होना स्टार्ट हो जाती है। भगवान शिव पार्वती की पूजा करना, या मंदिर जब जाते हो स्पेशली आप, तो आप शिव जी और पार्वती जी के बीच में मूली से गठबंधन करके आओ। अच्छा। आप देख लेना उसके बाद में कितनी जल्दी योग बनता है। और एक और विशेष उपाय जो मैंने बहुत लोगों को करवाया है, अगर कोई भी लड़की 1-1.25 महीने तक पार्वती जी की मांग भरती है सिंदूर से। अच्छा। मंदिर में जो पार्वती जी की मूर्ति है उस पे हाथ से नहीं भरना, कोई चांदी की शला का या किसी और चीज से बस थोड़ा सा सिंदूर उनकी मांग में डेली लगाओ और उनसे प्रे करके आओ कि मेरी शादी में जो दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएं। उसके बाद आप देखिए, अच्छा, बिल्कुल उनकी कृपा से और आप सच्चे मन से अगर जाओगे, बहुत जल्दी शादी का रिश्ता तय हो जाता है। रोज करें या बीच बीच में या वीक में कभी एक बार, कैसे करें? कम से कम 1.25 महीना डेली। अच्छा, 1.25 महीना डेली। हाँ, 41 डेज तक डेली। ओके। तो सर जो आप उपाय बता रहे हैं, और बीच में अगर फीमेल प्रॉब्लम हो तो उस टाइम पे फिर वो उनको क्या करना चाहिए? 7 डेज में नहीं करना। अच्छा, 7 डेज तक आपको उपाय नहीं करना है। ओके जी, जब समय छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो 41 मतलब जैसे 7 डेज हो गए तो उसके बाद कंटिन्यू। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपको कोई उपाय बताया कि 41 डेज, हाँ तो 48 डेज करना पड़ेगा उनको। अच्छा, और जो लड़कों की शादी लेट होती है उनको क्या उपाय करना चाहिए, वो समझिए। देखिए, फर्स्ट प्रोसेस तो सेम है। सबसे पहले कुंडली में देखिए 7th हाउस में कौन सी राशि है। अच्छा, जो राशि है उसके स्वामी ग्रह मजबूत हैं कि कमजोर हैं, उच्च में है कि नीच में है, कहीं 6-8-12 में तो नहीं बैठे हैं, जब या लास्ट डिग्री पे तो नहीं है। आप चेक कर लेना, जिनकी कुंडली में 7th हाउस का जो ग्रह है, अगर वो स्टार्टिंग के 2-4-5 डिग्री तक है, ये लास्ट में 27, 28, 29, 30 डिग्री तक है, उसकी शादी में लेट हो ही जाता है। ओके। जिनकी कुंडली में डिले के जो ग्रह हैं, शनि को देरी का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है, अगर शनि 7वें घर में आ गया, भले ही लड़का है कि लड़की है, उसकी शादी में लेट हो गई होगा। ओके। 2 साल प्लस करके चलो, जब भी आप रिश्ता देखना शुरू करोगे 2 साल कम से कम देखना पड़ेगा, तब जाकर रिश्ता बैठेगा। ओके। और जिस तरह से फीमेल्स के लिए बृहस्पति प्रमुख ग्रह है, वैसे ही मेल कैंडिडेट के लिए शुक्र प्रमुख ग्रह है। ओके। जब कुंडली में शुक्र 6 नंबर पे होगा, नीच राशि में हो जाएगा। शुक्र किसी का अष्टम भाव में बैठ जाए तो खराब हो जाएगा थोड़ा सा वो। ओके। अगर किसी का शुक्र 6ठे भाव में बैठ जाए, 6th हाउस में, तो कमजोर हो जाएगा। ओके। उस केस में शादी में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ओके। तो सबसे पहले उस ग्रह का उपाय कीजिए, उसके जप कीजिए, उसके अकॉर्डिंग। जैसे शुक्र किसी का कमजोर है, अगर आप उपाय नहीं भी करते हो तो थोड़ा सा सेंट लगाना स्टार्ट कर दो। अच्छा, थोड़ा सा इत्र लगाना शुरू कर दो, चंदन का इत्र, गुलाब का इत्र, कोई सा भी। शुक्र अपने आप प्रबल हो जाएगा। ओके। अच्छे से रहना शुरू कर दो, वेल ड्रेसअप होकर के, साफ सुथरे कपड़े पहनना, शुक्र अपने आप ठीक हो जाएगा। राइट। ग्रहों की निशानियां भी होती हैं। आपको कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा लगता है जो कभी भी ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन लेता है, उसको ज्यादा लुक्स से मतलब नहीं है, उसका शुक्र खराब मिलेगा कुंडली में। अच्छा। जो कोई व्यक्ति बहुत आलसी मिलेगा आपको कि 10 बजे 11 बजे जाके उठ रहा है, दिनचर्या बहुत लेट स्टार्ट हो रही है, उनका शनि या राहु प्रभावी है। लग्न पर शनि या राहु की दृष्टि है, या वो बैठे हैं वहीं पे, उसको आलसी बना देंगे अपने आप। इस तरह से भी आप ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। और बाकी एक विशेष उपाय मैं बता देता हूँ सभी लड़कों के लिए। अगर किसी भी लड़के की शादी में, मेल के शादी में दिक्कत हो रही है, गणेश जी का एक सिंपल मंत्र होता है, ओम गम गणपतये नमः। ओम गम, इसको गम बोल सकते हैं या गंग बोल सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः या ओम गम गणपतये नमः। ठीक है। इस मंत्र की 31 माला 31 दिनों तक प्रतिदिन करनी है। ओके। एक भी दिन स्किप नहीं करना है। दीपक जलाना है, गणेश जी के सामने बैठना है और इस मंत्र की माला करनी है। माला से पहले प्रसाद चढ़ाना है, थोड़ी सी दुर्वा चढ़ानी, घास, और उसके बाद में इसकी माला शुरू कर दो। एक फिक्स टाइम रखो। गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, विघ्नों को दूर करने वाले हैं। और अगर आपका मन सही है, आप शुद्धता के साथ में और प्रॉपर तरीके से उस उपाय को कर रहे हैं, देखना कैसे 31 दिन के अंदर अंदर आपके पास या तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, या जो भी कोई एक बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक दुर्गा सप्तशती में विशेष उपाय दिया हुआ है। ये बहुत ही प्रभावी मंत्र है, मैं बता देता हूँ आप सभी को। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ओके। ये मंत्र आप टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं। बोलने से तो शायद समझ में आया नहीं होगा आपको। नहीं, ठीक है, मैं यहाँ लिखवा दूंगा एक बार। पर अगर कोई भी व्यक्ति इस मंत्र की 3 माला 41 डेज शुरू कर दे, ओके, या 41 डेज लगातार आपने 3 माला शुरू करी है, माँ दुर्गा का नाम लेके लाल आसन पे बैठ के लाल पुष्प को अर्पित किया है, इससे सारे विघ्न दूर होते हैं और विवाह के योग बन जाते हैं अपने आप। ओके। बहुत से तो ऐसे
लड़के जो मेरे पास कुंडली दिखवाने आए कि जिनकी एज हो चुकी थी 35-36, ओके। उनको मैंने देखा है कि उन्होंने उपाय किया, खुद से किया, करवाने की भी आवश्यकता नहीं है, अच्छा। खुद से किया और बैठ गया रिश्ता। अरे वाह। अच्छा सर, एक सुनने में आता है कि इस उम्र तक जो है वो शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा पंडित लोग बोलते हैं, डराते हैं कि भाई इस उम्र तक अगर तुमने शादी कर ली तो कुछ भी हो सकता है, तलाक हो सकता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है, कि ये सब क्या चीज़ है, थोड़ा समझाइए इसके बारे में। देखिए, इस एज तक नहीं करना, इसको मैं ज़्यादा मानता नहीं, मैं ऐसा सजेस्ट भी नहीं करता, ओके। क्योंकि ऑलरेडी किसी की कुंडली में शादी लेट होने के हो गए, आप मना कर दोगे तो उस समय तक करेगा नहीं, आगे और ज़्यादा लेट हो जाएगा। राइट। पर ऐसा क्यों कहा जाता है वो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी की कुंडली में ग्रहण योग बनता है राहु सूर्य से, ठीक है। और उनको राहु की दशा चल रही है। अब क्या होगा, और राहु की दशा, शादी की जो एज होती है एक लड़के के लिए, वो 27-28 साल एक नॉर्मल एज अपन मानते हैं। ओके। अभी किसी को 30 साल तक राहु की दशा चल रही है, तो हमें ये पता है कि जब तक ये राहु चलेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। राइट। शादी पे इसका इफेक्ट है। अगर शादी 28 साल की एज में हुई तो आने वाले 2 साल तक कोई ना कोई क्लेश रहेगा। ओके। तो कई बार एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं कि भाई 30 साल तक शादी मत करना। उनका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि जैसे ही बृहस्पति आएगा, अच्छा, तो मैरिड लाइफ ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और अगर आपने कर भी दी है तो उस केस में कुछ नहीं होगा, साल 2 साल आप थोड़ा परेशान रह सकते हो, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं पाएगी। कई बार क्या दोनों टाइम लेते हैं समझने में एक दूसरे को, दो डिफरेंट लोग हैं, समझ गया। तो बस उतना सा है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, चलते चलते मेरा एक सवाल कि अगर फॉर एग्जांपल कि हम लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि भाई सीधा एआई में देखा, कुंडली को चेक किया, टाइमिंग पता किया और उस टाइम पे जो है हमने शादी का जो है वो तय कर लिया, तो आप बताइए एस्ट्रोलॉजर का क्या रोल है, क्या मतलब दिखाना बहुत जरूरी है? देखिए, एक ज्योतिषाचार्य या एक एस्ट्रोलॉजर की बहुत जिम्मेदारी वाली भूमिका है। आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो आपके पास किसी गाइडेंस के लिए आया है, वो परेशान होकर आया है, वो बहुत परेशान है तब आपके पास आया है। ठीक है, आपका ब्रेड एंड बटर उससे चलता है, आप उससे पैसा कमाते हैं, उससे जीविका चलती है, लेकिन कभी उसको मिसगाइड नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरा, किसी की कुंडली में जब थोड़ा सा मांगलिक योग देख लिया, सूर्य देख लिया, डराना नहीं चाहिए उसको, बस भाई तेरा तो तलाक होने वाला है। तो पहले से वो इतना नेगेटिव लेके जाएगा कि शादी होने के बाद उसे हर दिन लगेगा मेरा तलाक होने वाला है। सही बात है। इस चक्कर में रिश्ता बिगड़ जाता है। दूसरा, जब कभी आपके पास कोई उल्टे सीधे क्वेश्चन लेके आता है, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे इस जगह शादी करनी है, मुझे वशीकरण का उपाय बता दो, हाँ जी, मुझे गलत कुंडली मैच कर दो। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं, वो कहेंगे कि उनके बच्चे की एज हो गई 38 साल, हाँ जी, अब वो फेक कुंडली बनवाने आ जाते हैं कि साहब इसमें ऐसी कुंडली बना दीजिए जिसमें 28 साल एज हो और सब कुछ ग्रह हो, ना तो मांगलिक हो ना कुछ और हो, और बढ़िया कुंडली हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये आपके प्रोफेशन के साथ धोखा है, आप किसी और के साथ भी धोखा कर रहे हैं, तो इस चीज़ से बचना चाहिए, चाहे वो कितने पैसे दें। और जब कुछ कैंडिडेट ऐसे आ जाएं ऐसे क्वेश्चन लेके कि पंडित जी आप वशीकरण करते हैं क्या, तो इन सब से मैं तो देखिए उन्हें काउंसलिंग देता हूँ, एक तरीके से मैं समझाता हूँ वशीकरण कुछ नहीं, सिर्फ एक धोखा है। आजकल की युवा पीढ़ी इसके फेर में बहुत ज़्यादा फंसी है। आप अखबार उठा के देख लो, मनचाहा प्यार, 5 मिनट में ये, 5 मिनट में वो, लव बैक, ये सब आप देखते होंगे। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स या फेक एस्ट्रोलॉजर्स इसी पे अपना काम चला रहे हैं। खासतौर से बंगाली बाबा के लिए बहुत लिखा होता है, बंगाली बाबा, है ना, पर ये टोटल फेक है और इससे लोगों का बड़ा हैरेसमेंट हो रहा है। ये लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत से क्लाइंट से जब उनकी आप बीती सुनी, मैं हर एक फीमेल से कहना चाहूंगा कि आप इसके चक्कर में कभी मत पड़ो। ऐसी कोई सिचुएशन है, देखिए सबसे पहली बात तो वशीकरण होता ही नहीं है। अच्छा, नहीं होता। तंत्र शास्त्र में 6 कर्म है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, शांति कर्म, सब कुछ। वशीकरण हर किसी से नहीं होता है, जो पैसे लेके करता है वो कभी नहीं कर सकता है। दूसरा, सबसे बड़ा वशीकरण तो अच्छे वचन बोलना है, ढंग से रहना है। सही बात। अगर आप सही तरीके से रहेंगे, सामने वाले से अच्छा बिहेव करेंगे, तो वैसे ही वो आपके साथ है। बिल्कुल। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विचार मैच नहीं करे, वशीकरण से क्या हो जाएगा। मेरे पास बहुत से ऐसे कैंडिडेट आए कि जिन्होंने वशीकरण के चक्कर में कोई ऐड देखा टीवी में, वो इतने परेशान थे, मेंटली पजल थे कि तुरंत चले गए। फोन पे हर आदमी अच्छा बोलता है, लाखों रुपए देके बुला लिया उसको, उनसे पैसे ले लिए, फिजिकल हरेसमेंट हुआ, मेंटली टॉर्चर हुआ, और वो ऐसे ट्रॉमा में चले गए जिससे बाहर कभी नहीं आ पाए। घर से पैसे चुरा लिए और बड़े परेशान हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कभी नहीं आना। और आप यकीन मानिए, अगर आप, मैं गारंटी देता हूँ, जितने लोग इसको देख रहे हैं, मुझे आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा कि मैंने वशीकरण करवाया और एकदम सक्सेसफुल रहा। अच्छा। हर व्यक्ति ने बस यही कहा है कि मैंने 20,000 दे दिए, मैंने 2 लाख दे दिए, मैंने 5 लाख दे दिए। धोखा खा के परेशान होकर लास्ट में वो आते हैं। कईयों के साथ तो ऐसा होता है कि वो बोल भी नहीं सकते किसी को, उनकी ब्लैकमेलिंग तक होती है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर को प्रॉपर गाइड करना चाहिए,
और किसी को डराना नहीं चाहिए। सर लेकिन ना चलते तो मेरे को मतलब एक बात ध्यान आई है कि कुछ हमारे यहाँ पे आए थे जो हमारे गेस्ट थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने कहा था कि वशीकरण पॉसिबल है लेकिन सामने वाला जो है वो जान पहचान का होना चाहिए, उसको मतलब जानते हो, पहले से रिलेशन हो, तब जाके वशीकरण पॉसिबल है। नहीं तो ऐसे तो कोई प्रधानमंत्री होगा उसके ऊपर भी वशीकरण कर देगा कोई भी, या कोई हीरोइन है उसके ऊपर कोई वशीकरण करना चाहे, तो ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए क्या होता है कि वशीकरण की तरह एक चीज होती है हिप्नोटिज्म। जी। हिप्नोटिज्म में क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको पहले एक विद्या होती है त्राटक, आपको त्राटक सिद्ध करना पड़ता है। त्राटक के जरिए आपकी आंखों में, आपके माइंड में एक ऐसी शक्ति आती है कि आप उससे दूसरे व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसके जरिए कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए, ऐसा सालों के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि वशीकरण करके आप शादी कर लेंगे उनसे। हो सकता है आधे घंटे के लिए, हो सकता है 1 घंटे के लिए, थोड़ा सा वो आपके विचारों से इफेक्ट हो जाए और आपकी बात मानने लग जाए। हिप्नोटिज्म साइंटिफिकली प्रूवन है। हिप्नोथेरेपी एक सब्जेक्ट है, इस पे रिसर्च भी है, उसके हॉस्पिटल्स भी हैं यहाँ पे, वो पॉसिबल है। मंत्रों से जो वशीकरण होता है उसमें उस पक्ष पे मैं जाना नहीं चाहता, पर वो पक्ष बहुत खराब है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि वशीकरण कभी भी देवताओं के मंत्रों से नहीं होता है। देवों के जो मंत्रों से केवल आकर्षण होता है। आकर्षण और वशीकरण में फर्क है। आकर्षण में क्या होगा कि जैसे रामचरितमानस में एक मंत्र है, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहि नर नारी, ये आकर्षण का मंत्र है। इससे क्या होगा, जब आप इसको ज्यादा करेंगे धीरे धीरे आपके चेहरे में ऐसा अट्रैक्शन आएगा, हर व्यक्ति आपसे इफेक्ट होगा, वश में नहीं होगा। वशीकरण में क्या होता है कि तामसिक विद्या, शमशान में जो भूत प्रेत होता है उनका सहारा लिया जाता है। भूत प्रेत को पहले सिद्ध किया जाता है, उसकी आत्मा को कब्जे में किया जाता है, फिर उस सामने वाले के पास भेजा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बहुत बेकार प्रोसेस है। इसमें सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं है, और ये जानने वाले भी मात्र 1% है। अखबार में जो लोग आपको दिखते हैं या जो दावा करते हैं, मैं कहता हूँ मेरे को आज तक कोई आदमी नहीं मिला। फ्रॉड है। मैं इतने लोगों से मिल चुका, इतने कुंडलियां देख चुका, 20 साल से देख रहा हूँ, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैंने वशीकरण किया या करवाया और वो सक्सेसफुल था। इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सर बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके डाउट होगा दिमाग में कि अगर हमारी कुंडली से हमारे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और हमारी कुंडली ही हमारे पास है और बच्चों की नहीं है, तो उस पे भी क्या हमारी कुंडली से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सब जानकारी जो है आपको मेंबर्स ओनली पर जो है वो मिलेगा। जो इस चैनल को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो जो है बच्चों से रिलेटेड जो है वो आने वाली है या फिर डल चुकी होगी, तो आप प्लीज़ ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। और जिन्होंने अभी चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।